नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे खास बुलेटिन की। एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल यानी कि सीपी राधाकृष्णन जो है उनको भारत का नया उपराष्ट्रपति बना दिया गया है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 वोट डाले गए, जिसमें से 752 वैध और 15 अवैध थे। मतदान का प्रतिशत 98% रहा और वहीं पर मतदान में सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले। वहीं विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर सीएम धामी ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई और शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि आपके अनुभव, समर्पण और नेतृत्व से लोकतंत्र और मजबूत होगा और राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ता रहेगा। ये एनडीए की एक मजबूत जीत है। माननीय सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनने पर हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि आपके अनुभव से, आपके समर्पण से और नेतृत्व से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा तथा राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत है। राष्ट्र सेवा में समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर सभी देशवासियों का अटूट भरोसा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें प्रदेशवासियों की ओर से बधाई दी। उन्होंने कहा कि बतौर सांसद और राज्यपाल राधाकृष्णन के अनुभव और विचार उच्च सदन और देश दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। अपने संदेश में महेंद्र भट्ट ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के चौमुखी विकास और एनडीए की जनकल्याणकारी नीतियों पर जनता की मुहर बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि राधाकृष्णन का अनुभव उच्च सदन की गरिमा और प्रभाव को और बढ़ाएगा। वहीं पड़ोसी देश नेपाल के राजनीतिक हालातों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सीमावर्ती सुरक्षा व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी इंटेलिजेंस सहित कुमाऊं कमिश्नर, आईजी, जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नेपाल सीमा से जुड़े जिलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए और हर स्थिति पर सतर्क निगरानी रखी जाए। सरकार ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। देहरादून में हिमालय दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमालय केवल भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि हमारे जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्रों के सामाजिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सीएम धामी ने जनता से अपील की कि पेड़ पौधे लगाकर और प्रकृति से जुड़कर हम सभी को भविष्य की पीढ़ियों के लिए हिमालय की सुंदरता और जैव विविधता की संरक्षित चीजें जो है वो रखनी होंगी। ये दिवस बहुत महत्व का दिवस है, क्योंकि आने वाले समय में और वर्तमान में जिस प्रकार की चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबको आज के दिन ये संकल्प लेना होगा कि हम पूरे वर्ष भर प्रकृति के संरक्षण के लिए, हिमालय के संरक्षण के लिए काम करेंगे। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि 2 सितंबर प्रत्येक वर्ष बुग्याल दिवस के रूप में मनाने का हमने निर्णय लिया है। और बुग्याल दिवस से लेकर हिमालय दिवस तक
लगातार एक सप्ताह तक, एक दिन हवा के लिए, एक दिन पानी के लिए, एक दिन ज़मीन के लिए, एक दिन वनों के लिए, एक दिन मिट्टी के लिए, एक दिन पहाड़ से मैदान तक जनजीवन के लिए, इन दिनों को हम जो है एक एक दिन इनके नाम पर हम इसको मनाएंगे और प्रत्येक दिन और प्रत्येक वर्ष भर हमारे ये कार्यक्रम चलेंगे। इसके लिए हमने एक समिति भी बनाई है, वो समिति भी काम करेगी। हम हिमालय बचाएंगे, हिमालय बचेगा तो निश्चित रूप से पूरे संसार को जो है कहीं ना कहीं हिमालय के बसने से सबके बसने का रास्ता निकलेगा। उसके लिए देखिए, मैंने हमेशा नीति आयोग में भी अपनी तरफ से सुझाव भी दिया है और हिमालयी क्षेत्रों के लिए निश्चित रूप से एक शोध भी होना चाहिए। इसमें हम राज्य के अंदर भी कर रहे हैं। हमारा यहाँ के जो हमारे ऐसे संस्थान जो इन क्षेत्रों में अपना शोध करते हैं, जिनकी विशेषज्ञता है, विशिष्टताएं हैं, उन सभी का हम सहयोग लेकर इस पर काम करेंगे। और बाकी देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सारी चीज़ें पहले से ही वो इनके बारे में जानकारी है, तो निश्चित रूप से हिमालयी राज्यों के पहले की तुलना में आज काफ़ी अनुदान भी बढ़ा है। जो आपदा के मद हैं उनमें भी परिवर्तन किया गया है, उससे काफ़ी सहायता मिल रही है कि एक पूरी तरह से इसमें एक तो हम सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे, दूसरा एक निर्देश ये भी दिया है कि जो भी हमारे नदी नाले मुहाने या ऐसी ज़मीनें हैं जो उन पर अगर कहीं पर भी अतिक्रमण होगा या कुछ होगा तो जो उस समय के जो लोग वहाँ पर नियुक्त अधिकारी होंगे उनकी जिम्मेदारी और उनका उत्तरदायित्व फिक्स किया जाएगा। देखिए, वो भारत सरकार के स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड की जनता की तरफ से कि जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी आपदा आई है उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हमारे राज्य का सहयोग भी किया है, हमको सहायता भी की है, हर प्रकार से हमारा मनोबल भी बढ़ाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा है और हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, निश्चित रूप से जो हमारे राज्य का ऐसा प्रत्येक जनपद इस आपदा में प्रभावित हुआ है सभी का मनोबल भी बढ़ेगा। और निश्चित रूप से केंद्र की टीम भी पहले ही आ गई है, वो टीम यहाँ का पूरा सर्वे कर रही है, आकलन करके हमको जैसे जोशीमठ में अन्य आपदाओं में भारत सरकार की तरफ से सहयोग मिला है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर चार धाम यात्रा के दूसरे चरण की स्थिति और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बीकेटीसी अस्थायी कर्मचारियों के वन टाइम सेटलमेंट श्री त्रियुगी नारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने सहित कई मांगे रखी। देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड निवेश और आधिकारिक संरचना विकास बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की 8वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य में आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने शारदा, ऋषिकेश और हरिद्वार कॉरिडोर परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ मेले को देखते हुए हरिद्वार में सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन की योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। साथ ही ऋषिकेश, त्रिवेणी घाट, पार्किंग, रोपवे और परिवहन सुविधाओं के साथ ही देहरादून में नए ग्रीनफील्ड शहरों के विकास पर तेजी से काम करने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर से लेकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जन्मदिवस यानी कि 2 अक्टूबर तक उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य पखवाड़ा भव्य और दिव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के नेतृत्व में यह आयोजन पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और जन जागरूकता बढ़ाने का एक ऐतिहासिक प्रयास बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का हर नागरिक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और सेवाओं तक पहुंचे और लोग बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक हो सके। लोगों को डिस्ट्रिक्ट आवंटित हुए हैं और मैं इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे हरिद्वार जनपद में आया हूँ और इस अभियान के 2 मुख्य स्तंभ हैं।
एक तो जन साझेता है, जिसमें हम जितने भी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं हर लेवल पे, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या नगर निगम के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, जिला पंचायत के सदस्यगण हैं, माननीय विधायकगण हो, माननीय सांसदगण हो, माननीय प्रभारी मंत्री जी हो, सभी की सहभागिता हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और ग्राम सभा से लेके यानी आयुष्मान आरोग्य मंदिर लेवल से लेके पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज लेवल पे हम लोग मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे। और मेडिकल कैंप्स में मुख्यतः हम 3 चीज़ें करेंगे। एक तो स्क्रीनिंग करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का, जिसमें महिलाओं का, बच्चों का हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे, क्योंकि फोकस ही महिलाओं और बच्चों पे है। दूसरा है हमारा ब्लड डोनेशन कैंप्स हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें टारगेट हमारे 1 लाख यूनिट इकट्ठा करने का है। और तीसरा है हमारा निक्षय मित्रों को इनरोल करना। और मैं बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड अभी तीसरे पोजीशन पे है निक्षय मित्र में। और इस अभियान के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड निक्षय मित्र योजना में प्रथम स्थान प्राप्त करे। इसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशन पे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण से अनुरोध किया है कि वो निक्षय मित्र के तौर पे एटलीस्ट एक टीबी पेशेंट को गोद लें। और यही आह्वान, यही रिक्वेस्ट मैंने जितने भी यहाँ पे अधिकारी उपस्थित हैं उनसे भी मैंने किया है। सर, केंद्र के सरकार प्रदेश सरकार की योजना चलाई जा रही है। इसमें हम लोगों ने एक रोस्टर बनाया है, क्योंकि जो स्वास्थ्य कैंप ऑर्गेनाइज होने हैं, जैसे मैंने बताया था, आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेके आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल तक ऑर्गेनाइज होने हैं। और जैसे ये जो पूरी योजना है, दूसरे विभागों की सहभागिता पे भी काफ़ी निर्भर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं स्वास्थ्य विभाग के अलावा, वो आपके ग्राम्य विकास विभाग है, युवा कल्याण विभाग है, आपका जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ये सभी अधिकारी आज उपस्थित भी थे, फील्ड लेवल के अधिकारी। तो इनको भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि इनकी भी सहभागिता जो है बहुत ज़रूरी है। और इन सभी विभाग के कोऑर्डिनेशन से हम एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इसमें 17 तारीख को एक मेगा इवेंट होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। विजिलेंस विभाग के डायरेक्टर वी मुरुगेशन के तरफ से उन्होंने एंटी करप्शन हेल्पलाइन 1064 यानी कि 1064 की समीक्षा करते हुए जनता से भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि विभाग को अभी तक 1421 शिकायतें मिल चुकी हैं, जिनमें से 62 ऐसे मामले हैं जिन मामलों में ट्रैप और कार्रवाई की गई है। इस साल ही 2 दर्जन नई शिकायतें दर्ज हुई और विभाग का सेंसेक्स रेट सक्सेस रेट जो है वो 70% रहा है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए जनता का सहयोग आवश्यक है। हमारे 202 दर्जन यानी कि 25-26 के आसपास है, और भी काफी 27 कलेक्शन है, मतलब करीब 2 दर्जन सारा मैटर हमारे पास है। सर, सक्सेस रेट क्या है अब तक का? अब तक का मैंने ये लिखा है 70% हमारा कन्विक्शन रेट है, अभी तक 70 प्लस है। अभी मैं आपका प्रश्न मैं दे रहा हूँ इस पे। सबसे ज्यादा शिकायतें किस आपने अगर देखा होगा तो? सबसे ज्यादा शिकायतें जहाँ आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है, यानी कि पुलिस विभाग है, राजस्व विभाग है, और आपके स्वास्थ्य विभाग है, और कुछ पंचायत राज है, ग्राम विकास वाला है। तब जहाँ पे आम आदमी के डेली जो काम होते हैं, वहाँ पे हमारे आम शिकायत है 1064 में काफी आ रहा है। कुल मिला के हमारे 202 दर्जन यानी कि 25-26 के आसपास है, और भी काफी 27 कलेक्शन है, मतलब करीब 2 दर्जन सारा मैटर हमारे पास है। सर, सक्सेस रेट क्या है अब तक का? अब तक का मैंने ये लिखा है 70% हमारा कन्विक्शन रेट है, अभी तक 70 प्लस है। अभी मैं आपका प्रश्न मैं दे रहा हूँ इस पे। सबसे ज्यादा शिकायतें किस आपने अगर देखा होगा तो? सबसे ज्यादा शिकायतें जहाँ आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है, यानी कि पुलिस विभाग है, राजस्व विभाग है, और आपके स्वास्थ्य विभाग है, और कुछ पंचायत राज है, ग्राम विकास वाला है। तब जहाँ पे आम आदमी के डेली जो काम होते हैं, वहाँ पे हमारा आम शिकायत है 1064। देहरादून जिलाधिकारी सवीन बंसल ने सर्वे
चेक स्थित डे केयर सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों की देखभाल, पोषण और शिक्षा की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए सेंटर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि कामकाजी महिलाओं को लाभ पहुंचाने और नौनिहालों के सुरक्षित और रचनात्मक माहौल के लिए डे केयर को हाईटेक बनाना जरूरी है। उन्होंने स्मार्ट टीवी, लाइब्रेरी कॉर्नर, बाल फर्नीचर और डिजिटल लर्निंग जैसी सुविधाएं जोड़ने को कहा। केयर इज अ काइंड ऑफ क्रैश ओनली। जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं और उसको यहाँ पे खाना भी मिलेगा, उसको प्लेफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज भी किया जाएगा। 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चों को, वही एज ग्रुप है जो हमारा आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रिस्क्राइब्ड है। और यहाँ पे जब जितने भी घंटे वो रहे तो उसको ये लगे कि ही इज़ लर्निंग समथिंग, ही शुड नॉट बॉदर अबाउट हिज पेरेंट्स। तो उसको पेरेंट्स की इस दौरान याद ना आए और ही शुडंट फील एंशियस अबाउट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स। तो उसका ऐसा यहाँ पे एक्टिविटीज़ में ध्यान लग जाना चाहिए प्रोडक्टिवली कि वो उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार देने को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। धामी सरकार ने बीते 4 सालों में 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का दावा किया है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए सरकार से इन पदों की पूरी लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग की। भाजपा ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार करते हुए कहा कि धामी सरकार युवाओं के भविष्य को संवारने में लगातार जुटी है। युवा संतुष्ट हैं, लेकिन कांग्रेस को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए, सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है। जिन युवाओं को रोजगार मिला है वहां जाकर के कांग्रेस क्यों नहीं पूछती, उनसे जाकर के आंकड़े क्यों नहीं मांगती है? युवा सरकार के किए हुए कार्यों से खुश है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होता है। उनके राहुल गांधी जी भी कभी कभी आंकड़े मांगने लगते हैं, तो कांग्रेस को केवल ये आदत पड़ गई है सिर्फ आंकड़े मांगने की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की घोषणा की। सरकार का कहना है कि सड़कों, नालियों और अन्य क्षतिग्रस्त ढांचों की मरम्मत और निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों को शामिल करना न केवल रोजगार बल्कि स्वरोजगार की दिशा में भी अहम कदम होगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने की रही है। विभागीय समन्वय से ये कार्य आगे बढ़ाया जाएगा ताकि रोजगार से के जो अवसर हैं वो बढ़े और स्थानीय लोगों को सीधा फायदा मिल सके। बिल्कुल, देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करती है कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं और हमारे जो निर्माण कार्य हैं वो वहीं के लोग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं और बरसात से जहाँ पर कहीं सड़कें, नाली या तमाम चीज़ें खराब हो गई हैं उन सबको ठीक करने का जो हमारे स्थानीय व्यक्ति है, जो वहाँ का रहने वाला नागरिक है, उसको उसका वो काम मिले। तो मुझे लगता है कि ये रोजगार की ओर से एक स्वरोजगार की ओर। नेपाल में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक उथल-पुथल का असर उत्तराखंड की नेपाल सीमा पर भी दिखाई दे रहा है। चंपावत और उधम सिंह नगर जिला में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस लगातार गश्त और कॉबिंग कर रही है। नेपाल के कंचनपुर जिले में महेंद्र नगर में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जिसके तहत सीमा क्षेत्र में प्रवेश, निकास और सभाओं पर प्रतिबंध है। महाराष्ट्र में उभरते हुए हालातों के दृष्टिगत सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद चंपावत में सीमावर्ती सभी थाना तथा चौकियों को अलर्ट किया गया है तथा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे जो बॉर्डरिंग एजेंसीज है जैसे कि एसएसबी, उनके साथ समन्वय बनाते हुए बॉर्डर पे विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कानून व्यवस्था सामान्य है। रुड़की के खजरपुर क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर वन विभाग की टीम ने सांपों के जहर के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान टीम ने गोदाम के अंदर 86 जहरीले सांप बरामद किए हैं, जिनमें कोबरा, रसेल, वाइपर जैसी खतरनाक प्रजातियां शामिल हैं। आपको बता दें कि शिकायत पर की गई छापेमारी में गोदाम मालिक फरार मिला। अधिकारियों का कहना है
कि इन कारोबारों के अंदर लाइसेंस पहले ही एक्सपायर हो चुका था और वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता ने कई सवाल भी उठाए हैं। प्रॉपर कड़ी ये है कि हमें मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि ये नितिन कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो बड़े पैमाने पे सांप के जहर की और सांपों की तस्करी करता है। और जितना भी ये सांप का जो जहर है, वो जितने भी तस्कर हैं जो रेप पार्टी ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसे आपको पता होगा पिछले दिनों हमने एलविश यादव को पकड़ा था सांप के जहर के साथ। एलविश यादव और उसके गिरोह के लोगों को ये जहर सप्लाई होता था रेप पार्टियों में। और ये जांच का विषय है कि इतने बड़े पैमाने पे यहाँ काम हो रहा है, यहाँ सांप रखे हुए हैं जंगल में, ठीक है। 2023 की ये परमिशन दिखा के, जबकि इसकी परमिशन लैप्स है, उसके बाद ही उस परमिशन को दिखा के यहाँ पर सांप ला रहे हैं, सांपों का जहर निकाल रहे हैं। और जब वो सांप की विष ग्रंथि चल गया, जहर रखा हुआ है कि पूरी दाल, मतलब ने भी ये दोषी जो सांप रख रखे ये फॉरेस्ट वाले कि यहाँ पे एक फैसिलिटी चल रही है कि जिसमें सांप रखे हुए हैं, तो उसके एवज में हम लोग मौके पे आए हैं और हमको सांप बरामद भी हुए हैं। 2 प्रजाति के, कोबरा है और रसल वाइपर है। तो उसके केस में हमने अभी सांपों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया, बाकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।